So, we were talking about photochemical and sulfurous smoke. तो जो photochemical smoke है, बेसिकली उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, और ज्यादातर उसमें जो एयर में पोल्यूशन होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉक्स होते हैं उसमें। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और इसके अलावा जो एयर में ज्यादा चीजें होती हैं वो होती हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो खुद ब खुद इवेपोरेट होके एयर की कंपोजिशन में शामिल हो जाएं, जो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, रेडिली इवेपोरेबल होते हैं और ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लेबोरेटरीज में यूज होने वाले सॉल्वेंट्स होते हैं, अल्कोहलिक कंपाउंड्स होते हैं, एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके किचन्स में यूज हो रहे होते हैं, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में, ये सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो स्मोक बनती है, दैट इज बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक। और जो जिसमें सल्फर के कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं और जो इन द प्रेजेंस ऑफ फोग बनती है, दैट स्मोक इज बेसिकली सल्फोरस स्मोक। ठीक है। जिसमें फॉग यानी मॉइस्चर का रोल होता है, और ये बेसिकली विंटर स्मोक होती है और ये समर स्मोक होती है। इसको लंदन स्मोक भी कहा जाता है और इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फोटोकेमिकल स्मोक एंड सल्फोरस स्मोक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, या आप लाइन लगा के कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की काफी सारी लेयर है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर, दैट इज बेसिकली ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो आपकी एयर है, जिसकी कॉम्पोजिशन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ट्रोपोस्फेरिक लेयर में जो चेंजेस आती हैं एयर की कॉम्पोजिशन में, और यहाँ पे जो O3 बनती है, दैट इज बेसिकली स्मोक एंड दैट इज बेसिकली बैड ओजोन। ठीक है। और इसके बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर आता है और मीजोस्फेयर आता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर एंड दैट इज मेसोस्फेयर। तो यहाँ पे जो ओजोन पाई जाती है इन दोनों में, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर में, दैट इज गुड ओजोन एंड दैट इज द ओजोन जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करती है और उन्हें जमीन पे रोकने नहीं देती। इस ओजोन को तो बल्कि हम बचाना चाहते हैं, दैट इज गुड ओजोन। और इस ये अब खत्म हो रही है, इसमें एक होल आ गया जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन को भी हम स्टडी करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशन की वजह से, बट दैट इज बेसिकली गुड ओजोन। सो हियर इज द गुड ओजोन एंड हियर इज द बैड जोन, दैट इज स्मोक। ठीक है। और वो आपकी लोअर एटमॉस्फेयर जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसमें जो आपकी एयर है, जो एयर का एनवेलप है, उसकी कॉम्पोजिशन में जब चेंज आता है तो वो क्या किस में टर्न हो जाती है? स्मोग में टर्न होती है। अब ये स्मोग फिर उन्हीं जियोग्राफिकल लोकेशंस पे बनती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जहां पे एक्सेसिव अमाउंट में ऐसे पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हों जो एयर की कॉम्पोजिशन को टर्न आउट कर दें O3 में विद डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है जी, यहाँ पे स्मोग की सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपकी? आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, लाजमी देख लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट 2023 की लाजमी देख लीजिएगा। पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाजमी देख लीजिएगा। स्मोक जो लाहौर में हो रही है उसके पीछे जो सबसे मेजर रीजन है, दैट इज बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज। ऑलमोस्ट 35% जो स्मोक बन रही है लाहौर में, पंजाब में, वो बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज की वजह से बन रही है। तो दैट इज मेजर चंक, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिससे ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो रहा है बल्कि स्मोक भी
लाहौर में हो रही है। अच्छा, सेकंड जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो चैप्टर 4 के हवाले से भी और चैप्टर 8 के हवाले से भी, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी कमर्शियल मार्केट से आ रहा है, एग्रीकल्चरल फील्ड से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, हाउस होल्ड से आ रहा है। सो अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर आप वेस्ट मैनेज करना चाहते हैं तो पहले रिसोर्स मैनेज करें, कीपिंग इन व्यू कि आपने उसका वेस्ट मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, दिस इज इम्पोर्टेंट ना। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखें, इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट will help to manage solid waste, या effective resource management would decrease the generation of solid waste, and of course it will, you know, enhance, yeah, it will maximize the, yeah, it will uh, you know जो सोल्ड वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिसेस आपकी बेस्ट कैसे हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करते हैं या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज में वाटर एप्लीकेशन है जो कि हम इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है जो कि हम सॉइल में ऐड करेंगे, और आपकी बाकी आ जाती है सॉइल जिसमें आप बाकी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं। अगर आप कैलकुलेटेड वाटर एप्लीकेशन करेंगे और अगर आप मॉडर्न इरिगेशन के मेथड्स पे लाइक ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएंगे तो आपका वाटर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू जनरेशन ऑफ वेस्ट। एग्रीकल्चरल फील्ड से वेस्ट जनरेट नहीं होगा अगर वो बहुत कैलकुलेटेड और एडवांस एप्लीकेशन होगी। इसी तरह अगर आप फर्टिलाइजर कैलकुलेटेड और मिक्स्ड फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर के सोल्यूशन बना रहे हैं इसी पानी में, या एडवांस्ड प्रैक्टिसेस पे जा रहे हैं या कैलकुलेटेड या सैम्पलिंग पे, तो ये वाली जो रिसोर्स एप्लीकेशन है इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सिमिलरली ड्रिप और स्प्रिंकल, आपने अपने सॉइल को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इरोजन नहीं होने देनी, सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होने देनी, ताकि जो इरोडेड सॉइल है या जो डिग्रेडेड सॉइल है वो आपकी वाटर बॉडीज में मिक्स ना हो, वो आपकी सॉलिड वेस्ट का पार्ट ना बने। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल फील्ड का अपना वेस्ट जनरेट होता है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें लीव्स हैं, जिसमें क्रॉप रेजिड्यूज हैं, जिसमें अगर हम डेयरी या लाइव स्टॉक की बात करें तो एनिमल मेन्योर है, हाउ वी कैन हैंडल दिस वेस्ट एट द रिसोर्स लेवल या एट द स्पॉट या एट द साइट ऑफ द जनरेशन। आपने इस सब ऑर्गेनिक मैटर को ऑन द साइट मैनेज करके दोबारा से एंटर करना है सॉइल में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के, जिससे सॉइल की फर्टिलाइजेशन की क्वालिटी या सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, जिसमें आप कंपोस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं, रिसाइकलिंग भी है, बायोगैस भी है, या आप डायरेक्ट हेल्थ चला के इन लीव्स को, क्रॉप रेजिड्यूज को सॉइल का पार्ट बना सकते हैं और वहां पे डिकम्पोजिशन हो जाएगी और आपकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना एक हरकोलियन टास्क बनता जा रहा है। सो रिसोर्स मैनेजमेंट, इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट ऑन द साइट इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैक्सिममाइज कर सकें या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ठीक है, ये आप बाकी प्रैक्टिसेस के लिए भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपने किसी टॉपिक को लिखना है या जब भी आपने किसी टॉपिक को स्टडी करना है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको हर लेवल पे स्टडी करें। आप उसको पॉलिसी लेवल पे भी देखें, स्टेट लेवल पे भी देखें, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, और आप उसको टेक्नोलॉजिकल सेंस में भी देखें। ठीक है, रियलिस्टिक लेवल में भी देखें, और फिर आप उसकी सजेशंस की तरफ जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउ डेज इन पाकिस्तान। इवन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ड्राफ्टिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें हम सॉलिड वेस्ट पे काम करेंगे, मैनेजमेंट पे। अब अगर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट की ही बात कर लेते हैं ना, जैसे मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से फील्ड पे, रिसोर्स लेवल पे आप इन चीजों को इस तरह से मैनेज करें कि आपका एग्रीकल्चर का वेस्ट जनरेट ही ना हो, ये सारी अभी हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी। इसी तरह इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको ऑफिशियल टूल बनाने के लिए, इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अप्लाई करने के लिए क्या टूल है आपके पास? देयर शुड बी अ पॉलिसी। तो एक नेशनल पॉलिसी या कोई प्लान, एक्शन प्लान या कोई प्रोग्राम या कोई पॉलिसी स्टेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए जो इन प्रैक्टिसेस को मस्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अब फ्रांस में कंपोस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है डोमेस्टिक लेवल पे। दैट इज द बेस्ट अप्रोच कि आप सॉलिड वेस्ट को ऑन साइट मैनेज कर लें। ठीक है जी, क्लियर है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने रिसोर्स मैनेजमेंट को लाजमी मेंशन करना है, और जिस तरह से मैंने समझाया सारा, आप एग्रीकल्चरल फील्ड की एग्जांपल देखिए कि आप किस तरह से उसका रिसोर्स। अच्छा, जब एग्रीकल्चरल फील्ड का रिसोर्स वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगी, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगी, यूट्रॉफिकेशन नहीं होगी, स्मोक कम हो जाएगी, तो आपके क्लाइमेट चेंज के मसले भी हल हो जाएंगे, फूड सिक्योरिटी के मसले भी हल हो जाएंगे। अच्छा, अभी अगर हम 5th चैप्टर पे जाएं, क्लाइमेट चेंज पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं क्लास शुरू नहीं करूंगी, और अगले चैप्टर कोई खास इतने हैं भी नहीं सिवाय चैप्टर 8 के, जिसकी चीजें मेरे ख्याल आप लोगों को क्लियर हैं। मैं क्लाइमेट चेंज में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे 5 मार्क्स में नोट भी पूछा जा सकता है, और जो एमसीक्यूज में या वैसे भी इंटरव्यू के हवाले से या वैसे वो टर्मिनोलॉजीज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एब्रिविएशंस भी हैं, और इसमें कुछ जैसे क्लाइमेट टैक्स, ठीक है, जैसे कार्बन ट्रेडिंग, मैं कुछ लिख लेती हूँ इंपॉर्टेंट, और इसको फिर इनको हम डिस्कस कर ले। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल्स में भी आपको ये बहुत पढ़ने को मिलती है। कार्बन टैक्स है, कार्बन ट्रेडिंग है, ग्रीन फाइनेंस है, ठीक है, ग्रीन फंड्स हैं, सस्टेनेबल फंड्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल फंड्स या वो वाले फंड्स जो आपको सस्टेनेबल बेस पे जो है वो मिल रहे होते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। अच्छा, एग्रो फॉरेस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें। अच्छा, चैप्टर 4 में मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी बतानी थी, मैं भूल गई, मैं अभी बता देती हूँ। ये हमने वैसे क्लास में पढ़ी थी, एरोबिक एंड एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक डिकम्पोजिशन एंड एन एरोबिक डिकम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा बायो अकोमोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कार्बन, चले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, कार्बन साइकिल का आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ, बस मेरा ख्याल है काफी। कोरल ब्लीचिंग कोई और मेरे जहन में आई तो मैं आपको जरूर जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी ये कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के यूनिट्स को एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसको आप एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हैं इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, ट्रांसपोर्टेशन से,
ए कंट्री ये कर रहा है, लेकिन बी कंट्री दूसरी तरफ ट्रीज लगा रहा है। दरख्त लगा के जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होनी थी बजाय एमिशंस के, वो उसको ट्रीज के अंदर सेव कर रहा है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को अगर आपने बचा लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रीज लगाए और 100 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड आपने सेव कर लिए, तो आप ये 100 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसी और कंट्री को बेच सकते हैं जो कि सेविंग करने के बजाय एक्सेसिव इमिशन कर रही है, और उसके बदले में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई पैसे, कोई फंड्स, कोई फाइनेंस, या अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। दैट इज कार्बन ट्रेडिंग, एंड कार्बन ट्रेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या टूल या मेथडोलॉजी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। ये मैंने चीजें क्लासेस में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई हुई हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करने के लिए 3 मेथड दिए थे: कार्बन ट्रेडिंग, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो कार्बन ट्रेडिंग इज वन ऑफ देम, कि आप किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम कर सकते हैं। अब जब एक कंट्री को पता होगा कि अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को बढ़ाऊंगा या कंट्रोल नहीं करूंगा, तो मुझे अपनी इमिशंस को कंपनसेट करने के लिए किसी दूसरे को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेव कर रहा है और मैं एमिट कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि इसमें अलाउंसेस होते हैं कि आप कितनी इमिशंस कर सकते हैं मैक्सिमम। बिकॉज क्योटो प्रोटोकॉल जो मेथड दिया गया था ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया गया था, तो इसमें जो लिमिट होती है अगर आप उसको क्रॉस करेंगे, ज्यादा इमिशन करेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। दैट इज बेसिकली कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है। अच्छा, कार्बन टैक्स वो होता है जो कोई कंट्री, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या खासतौर पर कोई नेशनल, कोई नेशन, कोई कंट्री अपनी कंपनीज पे या अपनी बिजनेस कम्युनिटी पे टैक्स लगाती है। क्यों? उनके कार्बन की एमिशंस की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारा कंट्री पाकिस्तान है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी में 5 कंपनी है, कंपनी ए, बी, सी, डी और ई, और ये सब बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी ये मेजर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करें। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जी ये जो इमिशंस करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन करने पे इनको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली कार्बन टैक्स। ऐसा फाइनेंस जो ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए यूज किया जाए, प्लांटेशन के लिए, वेजिटेशन के लिए, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने के लिए, सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, विंड टर्बाइंस लगाने के लिए, दैट इज बेसिकली ग्रीन फाइनेंस। एंड दैट इज आल्सो ग्रीन इकोनॉमी, जिसमें आप ऐसी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल या ऐसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो कि ग्रीन इन नेचर होते हैं, मतलब उससे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस या ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन नहीं होती। उनको ग्रीन फंड्स भी कहते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड दे रही है, कोई डोनर आपको फंड दे रहा है, तो वो ग्रीन फंड्स बन जाते हैं। सस्टेनेबल फंड्स में जरूरी नहीं कि कोई ग्रीन प्रैक्टिस ही हो। सस्टेनेबल फंड्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल फाइनेंस, ये सारा वो पैसा, फंड, फाइनेंस हो सकता है जो सस्टेनेबल बेसिस पे कोई ऐसी प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहा हो जो सस्टेनेबल हो। फॉर एग्जांपल ये कोई रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, फॉर ऑफ कोर्स उससे सस्टेनेबिलिटी आ रही है ना। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी कोई हो सकती है जिससे सस्टेनेबल, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक जो आपका शापर है उसको कन्वर्ट करके अगर आप क्लोथिंग बैग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये भी एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। तो उसके लिए जो फंड जनरेट हो रहा है दैट इज बेसिकली सस्टेनेबल फंड्स। एग्रो फॉरेस्ट्री वो टर्मिनोलॉजी है या वो प्रैक्टिस है जिसमें आप क्योंकि अब आपका फॉरेस्ट कवर बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है, आपको दोबारा से फॉरेस्ट लगाना है, उसको मेंटेन करना है। तो अगर आप अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के साथ आप फॉरेस्ट या आप कवर बढ़ाएं, ट्रीज लगाएं, ए फॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, दैट इज बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें आप एग्रीकल्चरल जोन्स और फॉरेस्ट कवर को साइड बाय साइड मेंटेन या मैनेज कर रहे होते हैं। एरोबिक डिकम्पोजिशन इज द
decomposition of organic matter with the help of fungi and bacteria, but in the presence of oxygen. इसको क्या कहेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो एरोबिक है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। एन एरोबिक डिकम्पो अच्छा, ये नॉर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, नॉर्मल डिकम्पोजिशन है जो कि सॉइल में हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसमें आप ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक डिकम अच्छा, इसमें अगेन एरोबिक डिकम्पोजिशन में और एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में बाय प्रोडक्ट्स का भी डिफरेंस है। एरोबिक डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है इनटू रॉ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और जो मेजर बाय प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये होता है in the presence of oxygen, of course fungi plus bacteria. अच्छा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है रॉ इंग्रेडिएंट्स में, ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती और इसमें भी फंजाई प्लस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल बिट वाटर और मीथेन गैस। तो मीथेन गैस इज द मेजर बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक डिकम्पोजिशन. That is why anaerobic decomposition is also known as biogas. ठीक है, इसको बायोगैस फॉर्मेशन भी बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ बायोगैस फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। बायोगैस को आप ऑर्गेनिक फ्यूल भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्लीन एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें ना असल में पार्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आई विल सी कि इसको अगर किसी तरह कंबाइन किया जाए तो हो सकता है, मैं पूछूंगी किसी से, ठीक है। अदरवाइज तो फिर जो मैं फिलहाल आपको दे रही हूँ तो इस पर रिलाई करें। ठीक है बच्चों, एनारोबिक डिकम्पोजिशन और ये एरोबिक डिकम्पोजिशन हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को फिर से याद कर लें कि एरोबिक डिकम्पोजिशन क्या है और एनारोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है कि आप बायोगैस बना रहे हैं, मतलब आप मीथेन जनरेट कर रहे हैं, जबकि एरोबिक डिकम्पोजिशन में मीथेन बन ही नहीं रही, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर कोई एमसीक्यूज में पूछ ले कि क्या एनारोबिक डिकम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यस बनती है, वहां पे नो नहीं लिख देना, लेकिन वो भी उसका एक माइनर चंक होता है। तो इसके तीन फिर बन जाते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें दोनों बेसिकली होती हैं और इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है बायोकम्युलेशन। हाँ, बायोकम्युलेशन क्या होता है? बायोकम्युलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस में अक्सर पूछा जाता है। बायोकम्युलेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी टॉक्सिन का, किसी पोल्यूटेंट का, को, कोई भी टॉक्सिन, कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट या कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो आपके इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, वो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकामुलेट होता जा रहा है, तो दैट इज बेसिकली बायो अकामुलेशन। अकामुलेशन ऑफ अ pollutant, accumulation of a toxin, accumulation of a harmful substance in the लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे होता है। ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना फूड चेन के या फूड फन पे, तो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर्स, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स फूड बना रहे होते हैं, जो जो कि बेसिकली प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स को ईट करने वाले हर्बीवोर्स होते हैं। ये आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। हर्बीवोर्स में आपका ये आपके ये खरगोश और ये सारे जितने भी हर्बीवोर्स आपके सारे आ जाते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स इंसान भी हैं, वो आल्सो ईट प्लांट्स। और फिर कार्निवोर्स आ जाते हैं जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे जो शिकारी या बड़े जो मैमल्स होते हैं वो वी आर आल्सो कार्निवर्स।
और उसके बाद फिर डीकम्पोजर्स आते हैं। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जब इन सब की डेथ हो जाती है तो फिर उनको डीकम्पोज करते हैं, जो कि एनारोबिक डीकम्पोजिशन भी होती है, जो कि एरोबिक डीकम्पोजिशन भी हो सकती है, जिसके बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन बन रहा होता है। तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, T2 हो जाता है, T1, T3 और ये T4 हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सॉइल से इस प्लांट के अंदर कैडमियम अकामुलेट हो गई है, इस प्लांट को हर्बीवोर ने खा लिया, वो कैडमियम उसके अंदर अकामुलेट होगी, फिर ये कैडमियम इसके अंदर चली गई, तो दैट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायो अकामुलेशन। हर बड़े लेवल पे बायो अकामुलेशन थोड़ी कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सपोज 100 कैडमियम के यूनिट्स उसने अकोमुलेट किए हैं, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 80 हो जाएंगे। बट ये बहुत ज्यादा टॉक्सिन हो सकते हैं, जिसमें वो मरकरी की बायो अकोमुलेशन जो है बांग्लादेश में हुई थी, मरकरी की बायो अकोमुलेशन, जिसकी वजह से एक डिजीज आ गई थी और उससे फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है जी। तो क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपके बहुत काम आएंगी। क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में से इसके अलावा हाँ, सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ रहा है नया नया जरा। एक है ग्रीन इकोनॉमी, एक है ब्लू इकोनॉमी, और अब जनाब सर्कुलर इकोनॉमी भी आपको देखने को मिलेगी। मुझे फटाफट पहले बता दें कि ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी क्या है, ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जा सकें। जी, एनीवन? हम्म। अच्छा, ग्रीन इकोनॉमी वो है जिसमें आप ऐसी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को या इस तरह की बिजनेस प्रैक्टिसेस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो कि क्लीन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, इसीलिए उनको उसको ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। और ब्लू इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें आप उन बिजनेस प्रैक्टिसेस से, मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपिंग प्रैक्टिसेस से रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, जो बेसिकली कनेक्टेड होती हैं विद वाटर, ठीक है, और उसकी सराउंडिंग जो होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओशन की बात करें या वाटर की बात करें, तो उसमें कोरल रीफ्स का बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें शिप्स का बिजनेस, उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, उसमें कोस्टल एरियाज की डेवलपमेंट, उसमें कोस्टल एरियाज पे फॉरेस्टेशन, ठीक है, जो आप कर रहे होते हैं, उसमें जो आप वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दैट इज। तो इन प्रैक्टिसेस से अगर आप अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं या इन पे डिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमी, तो दैट इज ब्लू इकोनॉमी। व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, किसी को आइडिया है? Circular economy is basically linked with solid waste management. In very simple words अगर मैं कहूँ कि जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट आप करें ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज्यादा ना करनी पड़े, जिसमें आपने प्रोडक्शन के पैटर्न्स देखने हैं, कंजप्शन के पैटर्न्स को मॉडिफाई करना है, इन टर्म्स ऑफ कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और आप किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं ताकि आप अपने रिसोर्सेज के मैनेजमेंट कर सकें, अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, सेव कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। दैट एग्जैक्टली वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें जितनी रिसाइकलिंग की प्रैक्टिसेस हैं, रीयूजिंग। अच्छा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इसमें लेके आए तो उसमें रीपेयरिंग, रिफ्रेशिंग, शेयरिंग जो है, रीयूजिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इस तरह से प्रोड्यूस करें कि मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज आए, और फिर अगर आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इस तरह से कंज्यूम करें कि आप लॉन्गर टर्म उनको कंज्यूम करें, आप उनको बार बार यूज करें, आप उनको रिसाइकल करें, आप उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वेस्ट जनरेशन को कम करने के लिए, वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, जब आप अपने रिसोर्स मैनेजमेंट पे जाते हैं, जब अपने प्रोडक्शन के मेथड्स को मॉडिफाई करते हैं और कंजप्शन के मेथड्स को, जिसमें रीयूजिंग रिसाइकलिंग आता है, तो ऑल द थिंग्स, ऑल द डोमेन्स
comes under the heading of circular economy, जिसकी अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। प्रोडक्शन से स्टार्ट करना है ना, तो आप जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बना रहे हैं, जब आप बना रहे हैं, तो आप उनको इस तरह से उनकी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि उनको रिपेयर करना इस्तेमाल हो और वो बार बार रिपेयर होके यूज होते जाएं, वो वेस्ट में ना जाएं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन सच अ वे that decreases the amount of generate that it decreases the generation of इसको क्या कहेंगे, ई वेस्ट, इलेक्ट्रिकल वेस्ट को ई वेस्ट कहा जाता है, या इलेक्ट्रिकल वेस्ट, के इलेक्ट्रिकल वेस्ट की जनरेशन को जो खत्म करे। मेरा ख्याल है बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने समझा दिया है सर्कुलर इकोनॉमी। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। चले, ग्रेट हो गया। अच्छा, जो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है वो बहुत सीधे सीधे हैं, उसमें इस तरह से किसी भी चीज को ऐड करने की या डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। गवर्नेंस है और कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, वो जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में बता दिए, उनको देख लीजिएगा। चैप्टर 8 में अगेन आई वुड सजेस्ट के पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, या जो टेक्नोलॉजीज टू कंट्रोल पोल्यूशन, और जो भी चीजें हैं, ये एक टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आपको लास्ट में पता होना चाहिए, जिसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, स्क्रबर्स हैं, फिल्टर्स हैं, जिसमें रिसाइकलिंग आ जाती है। ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैंने जब सेशन पढ़ाया था तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, स्क्रबर्स, एडसॉर्बर्स, फिल्टर्स और जो चिमनीज वाली प्रैक्टिस है, खासतौर पर जिगजैग टेक्नोलॉजी, मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। वो आप नोट्स भी ले सकते हैं, एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। किसी भी चीज की समझ नहीं आती टिल द डे ऑफ पेपर। कोई एक फॉर एग्जांपल, आपने इन्वायरमेंटल साइंसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी, आज आप पढ़ रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, आपको समझ नहीं आ रहा कंपोस्टिंग क्या है, मुझे एक वॉइस नोट कर दें, तो मैं आपको जब भी फ्री होंगी, एक दिन में 2 दिन में, मैं आपको कंपोस्टिंग का बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो 1-2 मिनट के वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको समझ नहीं आ रहा कन्वर्टर किस तरह से काम करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि स्क्रबर्स किस तरह से काम करते हैं, तो डू लेट मी नो, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है? तो अच्छा, इनके क्योंकि वो कैटालिटिक कन्वर्टर स्क्रबर्स थोड़ा उनको सही लिखना जरूरी है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आप लाजमी देख लीजिएगा। बाकी इसमें वही सारा सीधी सीधी बातें हैं कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि सीधे सीधे से उनके फ्लो चार्ट है और आपने वो चीज़ें देख लेनी है। जी, आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, और इससे कोई ना कोई तो आपको फायदा हुआ ही होगा आपकी प्रिपरेशन में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चों, आप एक काम नहीं करते, किसी तरह से भी रिवार्ड देने की या ट्रिब्यूट देने की आप कोई कोशिश नहीं करते। जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूं, तो उसको प्लीज जाके लाइक कर दिया करें। बल्कि मेरे चैनल को पता नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ कि नहीं, और उसमें बंदा कोई कमेंट कर देता है। अभी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये दोनों पार्ट किसी तरह से मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं, तो फिर वहां पे जाके जरूर कमेंट किया करें, जरूर फीडबैक दिया करें। ठीक है? और उसको लाइक जरूर किया करें उस वीडियो को। थैंक यू सो मच। जी, ठीक है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब हम 2024 के एग्जाम्स हो जाएं तो फिर मिलेंगे। आई रियली विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू। एमसीक्यूज में आपको, एमसीक्यूज मैंने इतनी बार ग्रुप्स में सेंड किए हैं, एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर देती हूँ, माई स्टूडेंट्स कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर देती हूँ। ठीक है? जिसने अभी इस साल पेपर नहीं देने, तो आई वुड सजेस्ट कि वो जीएसए का सेशन जरूर ज्वाइन कर लें। 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है मेरा वो सर बिलाल बादशाह के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें जो सर तनवीर हैं वो उसको देख रहे हैं, कुछ उनकी फैमिली के लोग उसको देख रहे हैं।
तो यू कैन ज्वाइन दैट सेशन, वो भी इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत अच्छा, बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। 2024 का एग्जाम्स बहुत अच्छा दें, एंड इंशाल्लाह उसके बाद फिर फर्दर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम सब ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।